आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं, एक तो देखिए फ्लू भी है लोगों को, और हम बहुत दफ़ा अपने शो के थ्रू बात कर चुके हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों की डेथ जो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होती है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न फ्लू भी होती है। जो मौसम है, ये मौसम अगर उन पे बहुत वाइल्डली अटैक करे तो ये फ्लू की सूरत में भी, और आपने भी देखा कि फ्लू, ये जो कोविड गुजरा है, हमने देख लिया ना, ये हम तो पुरानी सदियों के इन्फ्लुएंजा की मैं बात ही नहीं कर रही कि वो कितना जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत बचाना है। इन केस आपको लग रहा है कि जी आपको खांसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको वायरल है, कोशिश करें कि आप वो कोविड वाला टाइम याद रखें और अपने आप को, अपने बुजुर्गों, जिसमें आपके चाहे अपने पेरेंट्स भी आते हो, आपने उनको दवाई देनी हो, कुछ भी आपने उनको खाना खिलाना हो, प्लीज़ आपने सबसे पहले ख्याल रखना, क्योंकि शायद आप इतने वल्नरेबल ना हो लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके घर के बुजुर्ग ये बड़े सेंसिटिव हैं, तो ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि अभी मेरे साथ डॉक्टर साहिबा भी बैठे, मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ कि क्या डॉक्टर साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या नहीं, आप बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें कोविड ने दुनिया को में जब इतनी मोर्टेलिटी दिखाई तो लोग जब डर गए तो फिर उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए, तो फिर मास्क भी महंगे हुए, फिर सैनिटाइजेशन भी शुरू हो गई। जी जी। बट ये समझना ज़रूरी है कि ये ऑल वायरल पे अप्लाई होता है, इट्स नॉट सिर्फ कोविड ही एक सिंगल एजेंट था। इन्फ्लुएंजा ने भी इतने ही डेथ्स कराए थे जब स्वाइन फ्लू का सीजन आया था। तो ईच एंड एवरी वायरस इज डेंजरस, और उसके प्रिकॉशन मेजर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जैसे मास्क पहनना, स्पेशली जैसे आपने बताया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन जब उनका बीमार लोगों से दूर रहना। कभी हमारा अक्सर होता है कि जब बुजुर्ग लोग बेचारे बीमार होते हैं, किसी हॉस्पिटल से क्लिनिक्स होकर आते हैं तो 20 लोग उनसे मिलने आ जाते हैं। डॉक्टर साहब पूरे टब्बर आए होते हैं, हम खाला जान से मिलने जा रहे हैं, अच्छा खुद बीमारी खंग खंग पागल हुए, खाला जान बेचारी सिर्फ खांस नहीं देती, उनको खांसी भी देके आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड ये कभी कभी डिटेक्ट करना तो मुश्किल होता है कि कौन वर्स होगा और कौन नहीं, बट जनरली एक होना चाहिए कि जो पेशेंट्स ओल्ड एज पे होते हैं या जिनको लंग डिजीज हो या इवन हार्ट डिजीज हो, कोई पैनल एक चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, तो उनको बीमार लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, या बीमार लोगों को उनके साथ मिलने से पहले मास्क और सारी सैनिटाइजेशन की टेक्निक्स को फॉलो करना जैसे डॉक्टर साहब भी खेलती ना, डॉक्टर बिल्किस के जी भाई आपके लंग्स और ये जो हार्ट है इसका चोली दामन का साथ है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल से जो हार्ट के मरीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेक पर होंगी, जो फ्लू सीजन में ज़्यादा आ जाता है हमारे पास, या खांसी की प्रॉब्लम। जो भी क्रॉनिक पेशेंट है, चाहे वो किसी भी एंड ऑर्गन डैमेज का है, एंड ऑर्गन डैमेज का मतलब होता है कि उसका कोई भी उज़ू जिस्म का खराब है, वो जब भी इन्फेक्शन में जाएगा वर्सेंट होगा, बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब हो जाएगा वो, अगर क्योंकि उसका पहले से एक सिस्टम ख़राब चल रहा है जो उसकी सपोर्ट पे नहीं है, चाहे वो उसका लीवर हो, चाहे उसकी किडनी हो, चाहे उसका हार्ट हो, चाहे वो उसका लंग हो। अच्छा, एक बात ये है कि जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से फैलने वाली चीज़ है वो तो लंग में जाएगी ना, जो आपके सांस के साथ फैलने, हवा के साथ जो फैलने वाली चीज़ है वो आपकी लंग में जाएगी, तो लंग मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब इसमें वेट का भी दारोमदार होता है कि अगर आप ओवर वेट हो तो क्या वो भी चीज़ों को, सिचुएशन को मल्टीप्लाई कर देती है, वर्सन कर देती है? इट डिपेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्लीप एपनिया में लोगों को देखती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उसकी पैथोफिजियोलॉजी जैसे हम बात करते हैं वो है ही उसी से रिलेटेड, कि उनकी सांस की नाली, उनकी गर्दन चौड़ी होने की वजह से मुतासर होती है। तो मोटापा तो हर मर्ज का मतलब आप कह सकते हैं कि जड़ भी जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटापा, वज़न कम करने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बहुत सारी कंडीशंस में, इंक्लूडिंग आपके सांस की भी बीमारी में, क्योंकि एग्जैक्टली स्लीप अपने में भी होता है ना कि आपको सांस को लेने में पहली चीज़ ही ये है कि आप वज़न कम करें। जो स्लीप एपनिया है ना, वो वेट की वजह से ही हो रहा है, वो आपकी गर्दन दबा रहा है, फैट, आपके मसल्स वीकन है, फैट का लोड ज़्यादा है, तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग यानी कि जिस्म को कितनी तवानाई चाहिए सांस लेने के लिए वो पूरी नहीं कर पा रहे मसल्स, इस वजह से वो स्लीप एपनिया हो रहा है। इसके अंदर जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन का इतना रोल नहीं होता, ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होते हैं, उनका लंग हेल्दी लंग होता है, उनके लंग को कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। ये क्योर है अगर वो अपना वजन कम कर लें, अपना मसल मास अच्छा कर लें, ताकि वो जो फैट क्लियर है, जो उनके फेफड़ों को भी जकड़ा हुआ है और सांस की नालियों को भी जकड़ा हुआ है, तो ये। अच्छा, हम नेक्स्ट चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आपने प्रेगनेंसी की बात की थी ना, जी, जी। तो उसके लिए देखिए शहद आपने लेना है आधा कप, और मैंने इसमें देखिए अदरक चॉप करके डाल दिए। अदरक का जूस भी आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून, नहीं तो अदरक चॉप करके आप डाल दीजिए, और ये काले मिर्च 1/4 टीस्पून, इसको मिक्स कर लीजिए। ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर दालचीनी
को थोड़ा सा चॉप करके इसका इतना सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं। देखिए ये भी दवाइयाँ अक्सर मैं कहती हूँ इनको भी टेबलेट की तरह इस्तेमाल करें, इतना सा इसको भी आप पीस के इसमें डाल दीजिए, आपकी दवा तैयार हो गई। खांसी बहुत हो रही है तो एक तो बहीदाना का बताया है, और ये आप दिन भर चाटते रहें, थोड़ा 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 तो दिन भर चाटते रहें, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कुछ मसाजेस बहुत अच्छे होते हैं जिनके मसाज करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे स्लीप एपनिया की बात हो रही है, स्लीप एपनिया में ऐसा होता है कि पेशेंट बैठे बैठे सो जाता है और खराटे इतने ज़्यादा शदीद तरीन खराटे होते हैं और अपने खराटों से खुद उठ जाता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए ह्यूमिडिफायर भी बहुत अच्छा होता है। मजे की बात है, वो बैठा बैठा सो जाएगा, लेकिन जब वो लेटेगा ना सोने के लिए तब उसको नींद नहीं आएगी, वो बैठे बैठे सोएगा। फिर उसको पूरा बाईपैप लगाना पड़ेगा फिर हाँ बिल्कुल स्लीप एपनिया में यही होता है। वेट रिडक्शन के लिए उनके लिए है कि वो दालचीनी का कहवा लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि फैटी लिवर, स्लीप एपनिया के पेशेंट को फैटी लिवर लाजमी होगा। तो आपने जो है ना स्लीप एपनिया के पेशेंट को लौकी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, लौकी कौन सी वाली? वो जो मिठाइयों में डलती है, कि वो जिससे वो हम लौकी का हलवा बनाते हैं, वो वाली हाँ, वो ऐसी लंबी सी होती है जी ऐसी, उसका अगर जूस निकाल के हल्का सा गर्म, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो हल्का सा गर्म करके 2 लौंग का पाउडर उसमें डाल के पिए तो ये फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लौंग इतनी इंपॉर्टेंट है? लौंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता है आपको, मैं आपको लौंग का बताती हूँ। लौंग देखिए इल्यूजन्स में भी अच्छा है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भी अच्छा है, और कहते हैं अगर कोई आप सोच रहे हैं ना मिसाल कि जादू टोना कुछ हुआ है, और ये हकीकत है, होता तो है, उनके लिए भी है कि आप लौंग अपने साथ रखें और 1 लौंग सुबह खाली पेट खाएं 7 दिन के लिए। ओके, इतना है कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरोपैथी में। लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, ये तो मैंने सुना था कि आप अपने वॉलेट में रख लें लौंग को, क्या कहते हैं बैड एनर्जीज जो हैं, अच्छी एनर्जीज को जो है ये हमारे में दुल्हन जब जाती है तो हम उसके लिए अच्छा सा लौंग का, हाँ, लौंग का बना के पहले उसको देते थे कि उसकी खुशबू से जो दूसरे बैड एनर्जी या इस तरह के लोग जो है वो दूर हो जाते। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊंगी, सफाई निफ्स से माने, अब हम कहते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपने क्या करना है, आप जो पोछा लगाते हो या जो डस्टिंग का वो है, तो प्लीज़ आप 2 चीज़ें करें, दोनों बहुत ही सस्ते हैं। एक सिरका, दूसरा फिटकरी। आप इसको पोछे की बाल्टी में डालें, बजाय के खुशबू वाली चीज़ें डालते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप ये डालें, जैसे महक आती है, एक शशका। हाँ, और ये प्लीज़ इसका फिटकरी का पानी बनाकर एंटीसेप्टिक है, इसमें भी आप लौंग डाल सकते हैं। और ये मरीज के बिस्तर पे जो है ना आपने स्प्रे करना है, पूरे सब जगह स्प्रे करना है, और सिरका और जो अपना फिटकरी है जी, इसका पोछा लगवाएं। ये बहुत अच्छा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो धुनी देनी है अगर घर में, अव्वल तो एस्थेमिक पेशेंट धुनी जब दे रहे हो तो नहीं होना चाहिए, सही है। आप उसको आप 1-2 दिन घर से बाहर रखिए। नहीं, वो नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, कुछ घंटों के घंटे, ठीक है। लोबान की धुनी दें, और लोबान की धुनी भी 4 बजे के करीब दे दें, लेकिन पेशेंट उधर नहीं होना चाहिए। धुनी के बाद ह्यूमिडिफायर का जैसे मैंने बताया है वो जरूर करें, तो इससे आपकी हवा जो घर की है वो साफ होगी। अच्छा, बहुत सी जगह पे ये भी कहते हैं, वो कहते हैं ना कि आपने जैसे अगर प्याज काट के हम जैसे फ्रिज में अगर आप लोग रखते हैं तो बहुत मना करते हैं कि भी, क्योंकि उस प्याज को आप दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करें, कि जो प्याज है वो आपके फ्रिज के अंदर जितने भी जरासीम है उसको सक कर लेता है। हाँ। ठीक है, तो क्या हम प्याज भी ऐसे अपने कमरों में किचन में रख सकते हैं जितना खाना पक रहा होता है? आप जब अगर मरीज के कमरे में रखना हो ना, प्याज को लच्छेदार काट के कोने में रख दें। जी, और फिर जैसे 3-4 घंटे बाद वो प्याज जाके पकाना नहीं, फेंक देना। ये जरूर कीजिए। और प्लीज आप बाजार में जब ये जो प्याज वगैरह खाते हैं ना, जैसे सलाद में, वो खुला पड़ा हुआ होता है, सब जा रहे होते, सारा कुछ प्याज जो है ना वो कर लेते हैं। और होम्योपैथिक में इलियम सीपर के नाम से बहुत अच्छी दवा बनती है। और घर का आपने प्याज का कहा तो मैं बता दूं, जैसे कॉफ सिरप बनाना बता देती हूँ। आपने 1 बड़े प्याज का रस निकालना है। जी, रस निकाल लिया, वो 1 कप के करीब निकल जाएगा अगर जूसी प्याज होगा, आजकल जैसे आए हुए। उसमें आपने डालना है काली मिर्च 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून, लौंग 1/4 टीस्पून, सारे डाल दिया आपने। आपका कॉफ सिरप तैयार हो गया। अब इसमें आपने डालना है 2 बड़े चम्मच शहद के, डाल दिया, मिक्स किया, एम्बर बॉटल में रख लिया।
यही है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। नो वंडर वैसे जितने भी कॉफ सिरप आते हैं वो सारी एम्बर बॉटल्स में होती है, वो जो ग्लास होता है वो शेडेड है। इज दिस वन ऑफ द रीजन कि वो नहीं, एम्बर बॉटल में वो लाइट को, प्याज है ना, वो लाइट वगैरह को भी वो नहीं करेगा, इसलिए एम्बर बॉटल। अदर देन दिस हम जितने भी कॉफ सिरप देख रहे होते हैं वो कोई बहुत ट्रांसपेरेंट बॉटल में उसको हाँ, कभी भी नहीं एम्बर बॉटल में इसलिए तो फिर जो है ना आप डाल के आप बच्चों को 1/4 टीस्पून दे, बड़े 1 टेबल स्पून तक ले लें। सही। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मुल्तान से, माजिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी आई एम नॉट माजिदा, फाइजा। जी जी ओके फाइजा, माफ कीजिएगा। मेरी बेटी है माशाल्लाह से 7 साल की, तो उनको सीजनल एलर्जी है। जी जी। तकरीबन हर सीजन में मुझे इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, 2 माह और उससे भी ज्यादा। अभी डॉक्टर साहब मैं एलोपैथिक से हटना चाह रही हूँ बिकॉज एमोक्सिल से स्टार्ट होते हैं, देन हम ऑगमेंटेन तक जाते हैं, उसके बाद इंजेक्शन पे भी जा रहे हैं। तो मैं चाह रही थी, अभी डॉक्टर साहबा ने होम्योपैथिक जो है वो मेडिसिन बताई है, तो काइंडली वो थोड़ा सा लैबोरेट करके बता दें है वो ड्रॉप्स की सूरत में है, किस तरह है, क्या है, उसका नाम आप मुझे पता है एलर्जी कैसी है। आप ना वैसे इस वक्त इतना तेज बोल रही है मुझसे कि हमें समझ में नहीं, तो थोड़ा सा रुक रुक के बताएं जरा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी बच्ची की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकें। नहीं बेटा, एलर्जी कैसी है कि गले बलगम जमता है या छींकती हैं, क्या होता है? ये है कफ हो जाती है, जब मुल्तान में वैसे ठंड बहुत ज्यादा होती है, जब ठंड ज्यादा हो जाती है तो उसको खांसी होती है, और खांसी के साथ सीने की जकड़न होती है, सांस का इशू होता है, और खांस सांस के बाद कुछ वॉमिट हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो तमाम अच्छे डॉक्टर्स को चेक करवा चुकी हूँ, कंसल्ट कर चुकी हूँ। उनका ये कहना है कि आपको ये मेडिसिन उसको कंटिन्यू ही करनी पड़ेगी, आफ्टर 12 ईयर्स जो है बच्ची बेहतर हो सकेगी। अच्छा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास मेडिकल डॉक्टर्स भी, मुझसे पूछ रहे हैं कि वैसे आप कौन कौन सी मेडिसिन दे रही हैं? आपने भी ऑगमेंटन की बात की, एंटीबायोटिक की, और तकरीबन भी मुझे प्रिस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल है देखना, लेकिन ये है रिसेंटली जो दी है, इसको क्लैरिफिट दी है। पहले उन्होंने मुझे कहा 5 दिन कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद हेलो जी जी हम आपको सुन रहे हैं। जी जी क्लैरिफिट थी, और उसके साथ 3 सिरप और थे, फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में ऑगमेंटेन पे गए। आफ्टर वहाँ से मैंने कुछ किया और मैंने कहा मैं इसको होम्योपैथिक जो है मेडिसिन पे लेके जाती हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने सिर्फ एक मेडिसिन बताई है। अब मैं जो इसको जिन डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ वो 7 के करीब हमें ड्रॉप्स दे रहे हैं जो मुझे बच्ची को देने पड़ते। मैं चाह रही हूँ कि कम से कम मेडिसिन दूँ, बिकॉज उसकी हेल्थ जो है वो भी थोड़ी सी हो रही है, इस तरह की बहुत वीक हो रही है, खुराक इतनी नहीं लेती। तो अगर कोई एलोपैथिक इतनी ज्यादा नहीं लेना चाहता तो मेरा क्वेश्चन तो ये है कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर ने बताई है। वैसे ना मैं आपको दोनों का टाइम पीरियड भी डॉक्टर से पूछ के बता दूंगी। ऑफ कोर्स एलोपैथिक में भी होम्योपैथिक में भी एक पर्टिकुलर टाइम है, ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आप 1 हफ्ता दवाई लें और आप ठीक हो जाएं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसमें। तो लेकिन मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब, आप भी बता दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ। अच्छा देखिए, जो इन्होंने अपनी कंडीशन बताई है ना, 2 दवाइयाँ आप इन्हें दे सकती हैं। यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह शाम, और दूसरा है एंटीमोनियम टार्ट, ये 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 2 बार। ये सेफ मेडिसिन है, अगर एलर्जिक एस्थमा है तो उस पर भी आप इसको दे सकते हैं। अच्छा अभी मैंने जो यहाँ पर संगदाने का बताया है वो भी कर सकते हैं, और इसी प्रोग्राम में मैंने एक पहले भी आपको बताया था शकरतगाल, लौंग, काकर सिंगी, शकरतगाल, लौंग, काकर सिंगी, इनको आपने हम वज़न लेके पीसना, पहले थोड़ा सा भून लेना है, फिर उसको पाउडर बनाकर जो है शहद में मिक्स करके बच्ची को देना शुरू कर दें। और जैसे प्रोग्राम में हमने बात की थी कि विटामिन D3 उसका चेक कराएं, और उसको जो है ना पूरी सर्दियां आपने एक काम करना है, मुर्गी के 2 पंजे लेना है, और गाजर, जो लाल गाजर है वो लेना है, 1 गाजर, उसको चॉप करें, और जैसे गरम मसाले, और साथ में जो है ना आप इसमें लूसन के चंद पत्ते डालकर, और ये बुजुर्गों को भी दे, जिनको एस्थमा है, COPD है, सबको दे, ये बहुत अच्छी खुराक बन जाता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं जो मुर्गी के पंजे हैं वो कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं बता दूं कि जब आप इसको उबालेंगे, पकाएंगे, तो जो आप उसको ठंडा करेंगे ना तो ऊपर एक लेयर आ जाएगी, जो लेयर आ जाएगी जो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी वो आपके लिए भी नहीं है, उसको आप उठा के फेंक दें, बाकी आप जो है ना उसको इस्तेमाल करें, और बच्ची को यही स्टॉक जो है ना दूसरे सालनों में डाल के दें, तो इससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएगी। क्योंकि आप जो बता रही हैं उसमें ये कि एस्थमा और एक्जिमा सीसो है,
या तो एस्थमा हो जाएगा या एक्जिमा हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सटर्नली भी ना ये अपना बेसल एसेंशियल ऑयल को आप कैरियर ऑयल में डालकर उसकी मसाज भी करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, और वो एक अगर वो किसी प्रोसीजर से गुजर रही हैं तो उनको कितना अरसा दवाई खानी होती है? सबसे पहली बात तो ये कि जो इनके सिम्टम्स हैं उसमें मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ओके। तो सबसे पहली बात क्लैरिसेड, एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, इन एंटीबायोटिक्स को तो मेरे ख्याल से स्टॉप करना चाहिए। ओके। अनफॉर्चुनेटली इसका रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो जब इन्फेक्शन होगा तो फिर ये तीनों एंटीबायोटिक शायद इनके लिए मुफीद साबित ना हो। तो नंबर 1 तो एंटीबायोटिक्स को स्टॉप करें। सेकंड, जो इनको एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा इनको ट्रिगर्स पे फोकस करना होगा। क्या ये ट्रिगर क्या है, क्या डस्ट, स्मोक, धूल और इसके साथ साथ मुल्तान में सर्दी ना बहुत ड्राई भी होती है, ये एक 2 चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड, बेस्ड आई हैवंट सीन द पेशेंट बट मेरे हिसाब से दूसरा ये कि इनको लाइकली इन्हेलर की ज़रूरत होगी फॉर अ टाइम बीइंग। इन्हेलर हैज़ प्रूवन कि जो है ना उसको एस्थमा में कंट्रोलर मेडिकेशन है एंड उसके जो रोल है और उसका जो एडवांटेज है वो रिसर्च प्रूवन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन में एक्सेप्टेंस नहीं है। जी जी। हमारे पॉपुलेशन में ये तो है कि इन्हेलर हो जाए तो आदत पड़ जाएगी। जी जी, ऐसे ही लग रहा होता है। तो मैं खुद इसका केस आपके सामने हूँ। मतलब कुछ महीने होते हैं जिसमें आपको, मैं तो कराची आई भी, मुझे जरूरत ही पड़ी, लेकिन कुछ महीने होते हैं जिसमें जरूरत होती है। ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपको गुजारा ही नहीं इसके बगैर। एंड दिस इज ऑलवेज ये होता है कि आप इसको री इवेल्युएट करते हैं कि आप एक ट्रायल दें, क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट अगर स्ट्रगल कर रहा है तो हमें उसके सिम्टम्स को भी फिक्स करना है डायग्नोसिस के साथ साथ, क्योंकि पेशेंट तो हमारे पास डायग्नोसिस करवाने के साथ साथ अपने इलाज के लिए आता है। बिल्कुल। तो अगर आप उनके साथ आप इन्हेलर का उसको ट्रायल दें डेफिनेटली एंड फिर उसको री इवेल्युएट करें। जैसे डॉक्टर साहबा ने पहले भी बताया, एस्थमा का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। ये एक फिजिशियन के सिम्टम्स, मरीज को देखना, सिम्टम्स को कोरिलेट करना एंड डायग्नोसिस को बनाना है। अक्सर लोग एक्सरे करा के आते हैं कि डॉक्टर साहब एक्सरे तो नॉर्मल है, तो एक्सरे एस्थमा में नॉर्मल हो सकता है। हाँ, आपको थोड़ी आएगा, आपके लंग्स में कोई नॉर्मल ही होता है। आज डॉक्टर बिल्किस साहब आ जाए। हाँ जी। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे हिसाब से इनके जो सिम्टम्स हैं इनको इन्हेलर की ज़रूरत होगी एज अ कंट्रोलर मेडिकेशन, क्योंकि ये जो इनको रिकरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं इसको मेरे ख्याल से बेसलाइन पे अच्छे कंट्रोल की ज़रूरत है। ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो उनको आइडेंटिफाई करने होंगे। एंड थर्ड, एंटीबायोटिक्स का मेरे ख्याल से तो स्टॉप करना जरूरी है, क्योंकि देखिए फिर आगे आपको बुखार वगैरह में भी कहीं ना कहीं जब आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, फिर वो एक ऐसा टाइम होता है कि आपके एंटीबायोटिक्स आप पे काम करना छोड़ देते हैं। स्पेसिफिकली अगर इतनी कम उम्र में इतनी एंटीबायोटिक्स हर में बच्ची को दे दी, तो फिर आगे जाके जिंदगी भर में मसला होगा कि वो उसकी बॉडी जो है वो उस पर कोई कख, वो कहते हैं ना, फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स इसमें बताए, जी जी, जैसे एंटीबायोटिक का ना, तो जब आप कम्युनिटी में देख रहे होते हैं उमूमन लोग ये कर रहे होते हैं कि एक डॉक्टर के पास गए, फार्मासिस्ट के पास चले गए, फार्मासिस्ट जिसके पास डिग्री भी नहीं है, दुकान चले गए बेसिकली, और जाके खांसी हो रही है, मेडिकल सोचा बच्चे के लिए सिरप दे दें। हाँ। तो हम सबसे कम स्पेंड अपनी हेल्थ पे करना चाहते हैं कि डॉक्टर को ना दिखाएं, वो पैसे बच जाएं, फार्मेसी से जाके जो भी दवा है वो ले लें, चलें किसी डॉक्टर के पास भी चले गए। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स बोल लें या क्वैक्स बोलें, उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया हुआ है कि एंटीबायोटिक सबसे पहले दे दो, खत्म। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन अभी से ही देंगे तो टाइफॉइड या वो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज जिसके लिए उसकी ज़रूरत है तो वो बचेगा ही नहीं हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रेजिस्टेंस टाइफॉइड की इतनी हो चुकी है इन्हीं एंटीबायोटिक्स की ये गलत डोज में, और सेल्फ मेडिकेशन की वजह से, सेल्फ मेडिकेशन या इवन अगर मेडिकेशन किसी ने प्रिस्क्राइब किया तो वो कितना उसके जी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कोई एक ही प्रिस्क्रिप्शन पूरा साल चला रहे होते हैं कि हाँ तब हमें खांसी हुई थी, डॉक्टर साहब ने मैं दी थी, निकालो प्रिस्क्रिप्शन, जाके दवाई लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हमारे इस बच्चे को हुई थी तो इसको डॉक्टर ने ये दिया था, ऐसी ही अलामात आप भी अपने बच्चे को दें, बिल्कुल बच्चा आपका सेट हो जाएगा। आपको कैसे पता कि वो अलामात उसकी सीने के इन्फेक्शन की वजह से है, दमे की वजह से है, या किस चीज़ की वजह से। और दूसरी चीज़ एक और डॉक्टर साहब ने बताई, इन्हेलर के हवाले से मैं कहना चाहूँगी मिथ, और ये एक बहुत ज़्यादा है कि इन्हेलर की आदत हो जाएगी। इसके साथ साथ ये तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन कि भाई आपको इसकी आदत नहीं होगी। सेम गोज़ विद इंसुलिन के लिए भी हम ऐसे ही कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो आदत नहीं होगी, और ये लोगों का परसेप्शन है कि इससे हम जिस्म हमारा आदी हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक। इन्हेलर की टेक्निक मरीज़ को समझाना, इट विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स, बट वो चीज़ मरीज़ के साथ जाएगी उसकी लाइफ लॉन्ग। वो बेचारा किसी भी हाल में दवा ले रहा है, अफोर्ड कर सके ना कर सके, उसके फेफड़ों तक नहीं जा रही है तो फ़ायदा क्या ऐसी दवा का। बिल्कुल। सो आपको उसको सही टेक्निक बतानी चाहिए। सो अगर आप
प्रॉपरली किसी मरीज को देखें दमे का या सीने के मसले का, इट विल टेक एम्पल टाइम। हमारे साथ कॉलर मौजूद है साहिवाल से आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है जी। जनाब आवाज़ बढ़ाते हैं आयशा की, मुझे आवाज़ कम आ रही है। जी जी आयशा। हाँ जी, मैं डॉक्टर से पूछना चाहूँगी, मेरा बेटा है 8 साल का। जी जी। तो उसको भी एलर्जी की वजह से ना बार बार वो बीमार हो रहा था। लेकिन वो फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उन्होंने अस्थमा का इसको बताया कि इसको अस्थमा का ना यानी कि शिकायत है, अभी ज्यादा नहीं हुआ मसला। जी जी। तो ये मैं पूछना चाहूंगी कि ना इसके लिए इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए कुछ साफ बताए इसके, और क्या इनहेलर भी उसको दिया है डॉक्टर साहब ने। अच्छा दिया है डॉक्टर साहब ने? कैप्सूल, एक मशीन है उसमें कैप्सूल डाल के वो एक सांस के जरिए ना खींचते हैं अंदर की तरफ। अच्छा। तो 1 माह के लिए उसको दिया था उन्होंने। अच्छा। तो दोबारा तो वो मेडिसिन नहीं वो यूज कर सकते, और क्या इसका मुकम्मल हल नहीं है अस्थमा का? जो लोग यानी कि पूरी जिंदगी ऐसे रहेगा। अरे मैं आयशा जी मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग एस्थमा से बहुत डरते हैं, हमें लगता है जब आपको एस्थमा हो गया तो पता नहीं आप जैसे कुछ होने वाला है। नहीं, आप एस्थमा के पेशेंट बथेरे हैं, अपना ख्याल रखें, इम्यूनिटी अचीव करें तो बेहतर भी हो जाएगा। लेकिन वो जो इनहेलर से जो लोग डर जाते हैं ना, क्योंकि हमने शायद फिल्मों में देखा हुआ है कि जब हीरो या हीरोइन की एकदम जान निकली तो इनहेलर ना मिले तो इनहेलर से अगले बंदे की नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ ये खौफ दिल से निकाल लें। मैं आपके सामने जनाब, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो टेलीविजन में आपके सामने गुजारी थी, मुझे ये बताएं जी कि क्या करना चाहिए इनको। बच्चे वो डर गई है, लेकिन ब्रेक आ गई है, ठीक है। ब्रेक के बाद जनाब आपको बताते हैं, आपने डरना भी नहीं है और टेलीविजन के सामने रहना। ब्रेक के बाद मिलते हैं। और हमारी भी जो कैंपेन है कि मैं आपकी सेहत बेहतर करना चाहती हूँ, खुद जो इस वक्त मैं झेल रही हूँ स्मोक की वजह से, और मैं तो 3 दिन लाहौर रहकर आई हूँ। तो लेकिन इट्स नॉट ओनली कि लाहौर में स्मोक का इशू है, ये हमारी कराची में भी, जैसे मैंने आपसे बात की, कराची की भी आबो हवा, कहीं कहीं लोग कहते हैं अल्लाह में बारिश हो जाए तो जो डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में मुअल्लक़ है ना, तो ये कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। अब ज़रा निकाल लें कॉपी पेंसिल, मुझे बताएं डॉक्टर साहब किन किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे जो हमने बच्चों के साथ भी करनी है। फर्स्ट क्रेडिट से भी जो हमारी खातून की कॉल थी, वो डर रही है बच्चे को इनहेलर देने से। इनहेलर क्योंकि हमने फिल्मों में भी देखा ना, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, फिल्मों में हम देख रहे थे जी हीरो की माँ मर रही है, उसको इनहेलर नहीं दे रहे और इनहेलर से छुपा ले तो वो मर गई। लोगों को इनहेलर से ये लग रहा होता है कि एज इफ अगर आपको इनहेलर की इतनी आदत पड़ जाएगी कि अगर आपके पास ना हुआ तो आपकी ज़िंदगी जा सकती। क्या वाकई इतनी खौफनाक चीज़ है इसका ज़िंदगी में होना या ना होना? सही। सो देखिए, इस पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो यही है कि जो है ऐसा, ये मोस्टली आई विल से दिस आर ऑल मिथ्स बेसिकली। समझने की ज़रूरत ये है कि क्या आप हर साल अपने बच्चे को डेल्टा कॉटल के कोर्सेज, बार बार हस्पताल में दाखिल करना, बार बार नेबुलाइजेशन से इलाज कराना और मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट करना एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उसके कॉन्ट्रेरी अगर आप एक इनहेलर जिसका सिर्फ डोज मिनिमल सा है विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स, मिनिमल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, स्टेरॉइड्स वाला आप ना करें जो दूसरे वाला आपका होता है। सो इट डिपेंड्स वाले में भी, हाँ दोनों में इट्स अबाउट के ये जो इनहेलर है तो उसके एडवांटेज ये हैं, गुड क्वालिटी लाइफ, गुड डिजीज कंट्रोल, लेसर कॉम्प्लिकेशंस, मोर बेनिफिट्स। ये हो गया नंबर 1 इनहेलर के एडवांटेजेस। फिर इस पे आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा हम तो इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, हमारे सिम्टम फिर भी आते हैं और हम जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं वो इंस्टेंट है, तो दैट्स अ डिफरेंट वेरिएंट्स। तो आपको ये समझना होता है कि कौन सा इनहेलर ऐसा है जिससे आपके सिम्टम कंट्रोल अच्छे रहेंगे और डिजीज कंट्रोल, आपके सिम्टम एड्रेस हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो जिनमें भी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला है, जैसे हमारे पास काफी पेशेंट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर, सैल्बो का, कि डॉक्टर हमने 2 पफ लिए वेंटोलिन का, बिल्कुल सही हो गए। तो वो सही सिर्फ आपका 10 मिनट तक ही था, 10 मिनट के बाद उसका कोई खास असर नहीं था आपके डिजीज कंट्रोल में। आप जितने भी पफ्स ज्यादा ले रहे हैं, इसका इंडायरेक्ट इंडिकेशन यही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मिनिमल एब्जॉर्प्शन है, तो देयर इज अ रीजन कि वो 2 पफ सुबह शाम है, क्योंकि उसका एक असर ऑटोमेटिकली 8 to 10 आवर्स तक आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके डिजीज को कंट्रोल रखता है। सैल्ब्यूटामॉल लेना कोई हर्ज नहीं है, जब आपको एक रेस्क्यू की तरफ लेना हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंट्रोलर। वो आपके डिजीज को कंट्रोल नहीं कर रहा। वो लेना ना लेना आपके एस्थमा पे कुछ खास फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। सेकंड बात इस पे कि न्यू ट्रायल्स में और गाइडलाइंस में ये प्रूवन है कि कौन सी चीज़ें मॉर्टेलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं।
ओके कि जिंदगी में सीओपीडी के पेशेंट्स में हम क्या ऐसी दवाई दें जो डॉक्टर साहब ये जिंदगी जल्दी से बेहतर बता दें, कर मेरे पास सके। सब 1 मिनट है। हाँ, जी। क्योंकि जिंदगी को बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन अगर जरूरत हो, वैक्सीनेशंस नंबर 2 एंड नंबर 3 इनहेलर्स, ठीक है। ये वैक्सीनेशन की वो एज रेंज क्या है? सो एवरी पेशेंट हु इज अबव 50 इयर्स विद और विदाउट डिजीज, अच्छा। उन सबको जो वैक्सीनेशन कॉमन एक है निमोनिया वैक्सीन जो वंस लगती है 5 इयर्स में, फ्लू वैक्सीन, और अब दुनिया में तो ये 6 वैक्सीन हो गई सीओपीडी के लिए, इसमें RSV, पर्ट्यूसिस और इसके अलावा हर्पीज जूस्टर और ये सारे वैक्सीन और कोविड, ये सारे 6 वैक्सीन उनके लिए इस्तेमाल हैं। और दिस वैक्सीन का बहुत प्रूवन रोल है कि उन्होंने चीज़ों में गेम चेंज किया और हमने कोविड के टाइम पे इसके रिजल्ट्स भी देखे कि जब वैक्सीन आई तो डेफिनेटली आपने देखा कि किस तरह चीज़ें फेड हुई। हाँ बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहबा ये मुझे जल्दी से बता दें, क्योंकि देखिए जो टाइम है, अगर मैं बच्चों के हवाले से बात करूँ, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे अगर छोटे हैं तो आप उनको नेबुलाइज ना करें, आप उनको स्टीम दें। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप नेबुलाइज के साथ करिए या स्टीम के साथ? डॉक्टर शायद इससे उल्टा कहते हैं। मैं तो डॉक्टर्स के बता रही हूँ, बहुत से बड़े डॉक्टर जो मैं अगर बच्चे, अब मुझे मेरे छोटे बच्चे को होता था ना, तो डॉक्टर कहते थे आप उसको स्टीम थोड़ी की स्टीम, बस हल्की सी। बहुत सीधी सी बात है, एक छोटा बच्चा है जी वो इनहेलर नहीं ले सकता। हाँ। वो इनहेलर समझ नहीं सकता कि कैसे हाँ, लेना। नहीं लेकिन ये इनहेलर सांस की तकलीफ के लिए नहीं, ये इनहेलर वैसे जो अगर बच्चे को खांसी और बलगम है उसके लिए बात इसकी कर रही हूँ मैं। इंडिकेशन डिफरेंट देखिए है। खांसी और बलगम जिस वजह से हो रहा है हम उसको खत्म करेंगे, हाँ। तो उसका इलाज होगा। जी तो जो सेल्बुटामॉल वाला इनहेलर है ना, वो रिलीवर है, इलाज नहीं करता, जी। आराम देता है। जो हमारे कॉम्बिनेशन इनहेलर्स हैं वो इलाज करते हैं, वो मेंटेनेंस थेरेपी है, ठीक है ना। अब रह गई बात स्टीम और नेबुलाइजेशन के कंपैरिजन की। ये नॉर्मल जो बच्चे को फ्लू और खांसी उसकी मैं ये उसकी बात कर रही हूँ। स्टीम का मतलब पता है क्या है? स्टीम का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक सूथिंग इफेक्ट आएगा। जी जो स्पुटम है, जो सिक्रीशन है, जो बलगम है अंदर, वो आसानी से निकल पाएगा, ठीक है। जी। और जो इम्प्योरिटीज पूरे दिन में आपने डाली, धुआं गया, जी। बच्चा खेल कूद करके आया, जी। उसको मिट्टी विट्टी लग गई, जी। वो सारी इम्प्योरिटीज आपने साफ कर दी। और ह्यूमिडिफिकेशन हो गई, यानी कि यहाँ पर जो एक ड्राइनेस थी जी वो खत्म हो गई। इसमें कोई इलाज तो नहीं हुआ, ये प्रिवेंशन के लिए तो बहुत अच्छा है। ओके ठीक है ना, प्रिवेंशन करनी है आपने। आपके बच्चे को ऐसा नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो आप प्रिवेंट करें, आप दें स्टीम कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली ये एस्थमा से हट के मेरा सवाल था, क्योंकि छोटे बच्चे आजकल नज़ला जुकाम खांसी और फिर लोग डर रहे होते हैं कि क्या करें बच्चों को, हम वो एंटीबायोटिक्स पे भी नहीं लगाना चाहते, तो ये जो स्टीम और नेबुलाइज, ये मैं उन बच्चों के लिए पूछी, प्रिवेंशन उनके वाले से पूछी थी। चलिए जी, अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद और आबाद रखे और आपको अच्छी सेहतों में रखे। अल्लाह पाक आपको लाज़िम से महफूज रखे ज़िंदगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।